ज्ञान संपन्न समाज की ओर। समृद्धि और सत्ता के लिए ज्ञान प्रमुख प्रेरक तत्व रहा है। इसलिए पूरी दुनिया में ज्ञान प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे देश में ज्ञान के आदान प्रदान की संस्कृति बड़ी ही पुरातन और बेजोड़ है। ज्ञान संपन्न समाज की ओर। ज्ञान संपन्न समाज का उदय विगत सदी के दौरान विश्व में काफी परिवर्तन हुआ। श्रम आधारित कृषि प्रधान समाज के स्थान पर प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम के प्रबंधन पर टिका औद्योगिक समाज महत्वपूर्ण हो गया। इस प्रकार के प्रबंधन से प्रतियोगिता आधारित लाभ ही मिला। सदी के अंतिम दशक में उस सूचना युग का आगमन हुआ जिसमें संबद्धता और सॉफ्टवेयर उत्पाद किसी देश के अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत होते हैं। 21वीं सदी में एक नए समाज का उदय हो रहा है जहां पूंजी और श्रम के स्थान पर ज्ञान उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। ज्ञान के बेहतर इस्तेमाल से कोई राष्ट्र खूब धन संपत्ति अर्जित कर सकता है। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और सामाजिक संकेतक जैसी जीवन स्तर से जुड़ी सेवाओं में भी सुधार होता है। ज्ञान प्राप्ति की आधारभूत संरचना का निर्माण और उसका रख रखाव, ज्ञान फैलाने वाले प्रचारकों को तैयार करना और सूजन, विकास तथा नए ज्ञान के दोहने से उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी करना ज्ञान संपन्न समाज की खुशहाली निर्धारित करने के प्रमुख कारक है। कोई राष्ट्र ज्ञान संपन्न समाज की अवस्था तक पहुंचा है अथवा नहीं, इसका निर्णय इस बात से होता है कि वह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ज्ञान का सृजन और उपयोग कितने प्रभावी ढंग से करता है। प्राचीन ज्ञान हमारे देश का अनमोल संसाधन है। यह राष्ट्रीय प्रगति के साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए अनिवार्य है। ज्ञान संपन्न समाज के आयाम। ज्ञान आधारित अर्थ प्रणाली में समाज का उद्देश्य बदल जाता है। इसमें समग्र विकास की मौलिक आवश्यकताएं पूरी करने के स्थान पर सशक्तिकरण उद्देश्य बन जाता है। शिक्षा प्रणाली में पाठ्यपुस्तकों के शिक्षण के स्थान पर जीवन मूल्य, प्रतिभा और गुणवत्ता पर जोर देते हुए सृजनशीलता और विचार विनिमय द्वारा स्वयं सीखने की विधि अपनाई जाएगी। इसमें कम करने वाले कुशल या कम कुशल श्रमिकों के स्थान पर सुविज्ञ, स्वयं समर्थ और लचीला कुशलता वाले लोग होंगे। इस समाज में काम का स्वरूप संगठित और मशीन आधारित होने के स्थान पर अपेक्षाकृत काम संगठित और सॉफ्टवेयर संचालित होगा। प्रबंधन की रूपरेखा प्रतिनिधित्व करने वाली होगी, न कि आदेश देने वाली। औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तुलना में इसमें पर्यावरण और परिस्थितिकी पर दुष्प्रभाव कम पड़ेंगे। अंत में यह है कि अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित होगी, न कि उद्योग आधारित। ज्ञान संपन्न समाज के अंग। ज्ञान संपन्न समाज के दो बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, सामाजिक रूपांतरण और धन संपत्ति अर्जन। ज्ञान संपन्न समाज के लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य दल ने केंद्रीय क्षेत्रों की पहचान की है। ये है सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, दूर चिकित्सा, दूर शिक्षा, स्वदेशी ज्ञान उत्पादन को बनाने वाली प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र और इंफोटेनमेंट। इन क्षेत्रों में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि प्रचुर विकास और प्रगति हो जिससे समाज की काया पलट जाए। 21वीं सदी में एक नए समाज का उदय हो रहा है जिसमें पूंजी और श्रम की तुलना में ज्ञान को मुख्य उत्पाद माना जा रहा है। ज्ञान संपन्न समाज के निर्माण का दूसरा पक्ष है धन पैदा करना। इसका ताना बाना पहचान किए गए देश के केंद्रीय क्षेत्रों की इर्द गिर्द ही खड़ा किया जाएगा। इन क्षेत्रों में धन पैदा करने की विधि तंत्र को इस प्रकार विकसित करना होगा कि वर्ष 2008 तक $50 अरब प्रतिवर्ष निर्यात का लक्ष्य पूरा किया जा सके। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर के माध्यम से ही यह लक्ष्य हासिल करना होगा। साथ ही सामाजिक रूपांतरण के लिए घरेलू आपूर्ति के उद्देश्य से $30 अरब मूल्य के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद तैयार करने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। नीतिगत और प्रशासनीय प्रक्रियाओं का विकास, नियंत्रणकारी पद्धतियों में परिवर्तन, पेटेंटों की पहचान और सबसे बढ़कर युवा तथा ऊर्जावान नेतृत्व वर्ग का सृजन ज्ञान संपन्न समाज के वे अंग हैं जिनका उचित स्थान सुनिश्चित करना होगा। धन संपत्ति पैदा करने के लिए साथ में यह जरूरी भी है
कि व्यापार नीति में नागरिकों के हितों का ध्यान रखा जाए, उपयोग करने वालों के अनुकूल प्रौद्योगिकी का निर्माण किया जाए और तीव्र गति वालों उद्योग अनुसंधान अकादमी सहयोगिताएं कायम की जाए, जहां ज्ञान संपन्न समाज के 2 आयामी उद्देश्य है, समाज का रूपांतरण और धन संपत्ति पैदा करना, वहां एक तीसरा आयाम भारत को एक ज्ञान संपन्न शक्ति के रूप में बदलना भी है। कठिन परिश्रम से अर्जित धन और परिवर्तित समाज, ये 2 स्तंभ है। ज्ञान संपन्न समाज के अतः उसके अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए इन स्तंभों की सुरक्षा करनी होगी। इस तरह तीसरा आयाम हुआ ज्ञान का संरक्षण। डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत। डिजिटल पुस्तकालय से आशय मौजूद पारंपरिक पुस्तकालयों को डिजिटल प्रवृत्ति से जोड़ देना नहीं है। इसमें ध्यान के बाह्य स्रोत किताब और पत्रिका के साथ साथ ध्यान के आंतरिक स्रोत भाषण, लोक संगीत, चित्रकला और भित्त चित्र के रूप में सूचना और हमारी परंपरा संरक्षित रहेगी। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने डिजिटल पुस्तकालय में ज्ञान और संस्कृति के विविध रूपों को एकीकृत करने का मिशन अपना लें। हमारा मिशन है कि सृजनशीलता और सभी प्रकार के मानव ध्यान तक पहुँच होने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान और कानेर्गी मेलन विश्वविद्यालय के सहयोग से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय डिजिटल पुस्तकालय के लिए पोर्टल का निर्माण किया जाए। इस पुस्तकालय का उद्घाटन सन 2003 में किया गया था और संपूर्ण देश में इससे 20 केंद्र कार्यशील है। इनमें 50,000 से अधिक पुस्तकों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जिनमें करीब 30,000 पुस्तकों 9 विभिन्न भारतीय भाषाओं में है। डिजिटल पुस्तकालय में सभी के लिए समान रूप से ध्यान उपलब्ध रहता है, चाहे उसका निवास स्थान, जाति, मजहब, रंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। डिजिटल पुस्तकालय का लाभ यह है कि इस तक सभी लोगों की समान रूप से पहुंच होगी, चाहे वे कहीं के रहने वाले हो, किसी जाति, मजहब और वर्ण के हो या फिर उनकी आर्थिक स्थिति किसी भी क्यों न हो। डिजिटल पुस्तकालय लोगों को जोड़ता है, न कि उनके बीच फूट डालता है। यह अतीत और वर्तमान का संगम है तथा इससे भविष्य साकार होता है। डिजिटल पुस्तकालय भारत में मौजूद डिजिटल असमानता को दूर करेगा। यह असमानता हमारे लिए चिंता का विषय है। परंपरागत ज्ञान का संरक्षण। हमारे गांवों में ज्ञान का विशाल भंडार है। यह भंडार ग्रामीण समाज के इतिहास, लोक संगीत, सांस्कृतिक परंपरा, कला, पारंपरिक औषधि ज्ञान, विपणन, सूचना और अन्य तौर तरीकों में रूप में उपलब्ध है। इन सूचनाओं के मौखिक आदान प्रदान की परंपरा अब तक चली आ रही है। इसे एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी को देते आए हैं, किंतु यह परंपरा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ज्ञान के इस भंडार का संरक्षण आवश्यक है ताकि इससे भावी पीढ़ी को लाभ मिल सके। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ज्ञान को अधिक संपन्न ज्ञान माना जाता है। भारत में साहित्य, संगीत तथा ताड़पत्रों पर अंकित पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली एवं विज्ञान का विशाल भंडार है। इस महत्वपूर्ण ज्ञान का संरक्षण आवश्यक है। ताड़पत्रों का स्कैन करना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसे पढ़ने वाले और पढ़कर इसमें दर्ज पेड़ पौधों और रत्नों को पहचानने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। जो थोड़े से लोग इसे पढ़ सकते हैं, उनमें से बहुत कम लोग इसे लिख सकते हैं। जो लोग लिख सकते हैं, उनमें से गिने चुने लोग इसे कंप्यूटर के डिजिटल रूप में अंकित कर सकते हैं। प्राचीन लिपियों को पहचानने में दृष्टिभ्रम एक जटिल समस्या है। तकनीकी रूप से इसका हल प्राय उपलब्ध नहीं है। मेरा सुझाव है कि जिस ताड़पत्र को स्कैन किया जाना है, उसे विशेषज्ञों से पढ़वा और कर उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाए। फिर उसे वेब पर डालकर विशेषज्ञों की निष्पक्ष राय मांगी जाए। इसमें प्रत्येक ताड़पत्र में दर्ज आंकड़ों की जांच की जाए। इन आंकड़ों का उपयोग ताड़पत्र पढ़ने वाले विशेषज्ञों की भावी पीढ़ी तैयार करने में की जा सकती है। अब ताड़पत्र पढ़ने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। संबद्धता से सशक्तिकरण। संबद्धता ही शक्ति है, संबद्धता ही संपत्ति है, संबद्धता ही प्रगति है। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में खुशहाली लाने के लिए सशक्तिकरण के मूल मंत्र है जनता और सरकार के बीच सहयोग तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहभागिता। सहयोग आधारित प्रगति और आर्थिक खुशहाली के लिए इस सहभागिता को तेजी से और
सूचना प्रवाह के माध्यम से आधार प्रदान किया जाता है। यह सूचना और जानकारी के विस्तार का युग है। इसका लाभ अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों कृषि, उद्योग और जनसेवाओं की होगा। प्रस्तावित विकास मॉडल में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों के बीच संपर्क के लिए 4 ग्रिड है: ज्ञान ग्रिड, स्वास्थ्य ग्रिड, ई गवर्नेंस ग्रिड और ग्रामीण ग्रिड। इस ग्रिड व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र के 70 करोड़ लोगों तथा शहरी क्षेत्र के 30 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। इस प्रक्रिया से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे 26 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। बैंडविड्थ असंतुलन को मिटाकर ज्ञान संपन्न समाज में समरसता कायम करता है। ज्ञान ग्रिड भारत में मौजूदा समय में ऐसे आभासी विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों को साकार करने की प्रक्रिया चल रही है जिनके द्वारा ज्ञान की भागीदारी, ज्ञान का प्रसार और ज्ञान का पुनरुपयोग संभव हो सके। आभासी विश्वविद्यालय भविष्य की प्रौद्योगिकी और अत्यंत कम लागत में उच्च स्तरीय शिक्षा देश में मुहैया कराते हैं। फिर भी ये आभासी विश्वविद्यालय परिसर आधारित असली विश्वविद्यालय की जगह नहीं ले पाए है। आभासी विश्वविद्यालय के सामने दोनों प्रकार के शिक्षा संस्थानों की खूबियां सुलभ कराने की चुनौती है। शिक्षा के 3 उपकरण हैं: व्याख्यान, पुस्तकालय और प्रयोगशाला। वास्तविक दुनिया में समान पहुंच कमोबेश लोकतांत्रिक रूप से होती है, किंतु आभासी विश्वविद्यालय में समान पहुंच का मतलब है नेटवर्क में उपलब्ध सर्वोत्तम संसाधन, चाहे वह शिक्षक, पुस्तकालय या प्रयोगशाला कुछ भी हो। परिणाम स्वरूप नेटवर्क की अपने प्रत्येक प्रयोक्ता नेटवर्क के लिए बैंडविड्थ की क्षमता बढ़ने की आवश्यकता होती है। व्याख्यानों के लिए उपयुक्त कुछ 100 किलोबाइट की जगह औपचारिक डिजिटल पुस्तकालय के लिए कुछ मेगावाट क्षमता और इंटरनेट वाली अनौपचारिक ज्ञान की दुनिया की जगह विज्ञान और अभियंत्रण के ज्ञान से संपन्न विश्व की सुदूर प्रयोगशाला के बीच गीगाबाइट क्षमता वाले संपर्क चाहिए। बैंडविड्थ के सस्ते होने और आसानीपूर्वक काफ़ी संख्या में उपलब्ध होने से यह विश्वविद्यालय दूरस्थ उपकरणों और जटिल सुविधाओं के उपयोग में सक्षम हो सकेंगे। इन सुविधाओं के उपयोग से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन, पढ़ाई और शोध के तौर तरीकों में परिवर्तन हो सकता है और अंततः पूरी शिक्षा प्रणाली में सभी लोगों तक इसकी समान पहुंच हो सकेगी। बैंडविड्थ असंतुलन को दूर कर ज्ञान संपन्न समाज में समरसता लाता है। हमारे पास ज्ञान संपन्न संस्थाएं हैं, किंतु देश के विभिन्न क्षेत्रों तक ज्ञान की समान रूप से पहुंच के लिए हमें पूरे देश में संबद्धता कायम करनी होगी ताकि राष्ट्रीय ज्ञान ग्रिड की स्थापना संभव हो सके। स्वास्थ्य ग्रिड उच्च विशेषज्ञता प्राप्त और सामान्य चिकित्सा से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को परस्पर जोड़कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रिड की स्थापना करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण संस्थानों और चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के बीच संपर्क से कायम नेटवर्क के माध्यम से विलक्षण रोगों के अध्ययन और अनुभवों को लेकर उच्च विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों के बीच विचारों का आदान प्रदान संभव हो सकेगा। इसकी मदद से विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक जटिल बीमारियों के संबंध में आपस में चर्चा कर सकेंगे तथा उपचार के लिए सुझाव दे सकेंगे। ई प्रशासन ग्रिड ई प्रशासन ग्रिड आज दुनिया के अधिकांश देश उत्तम शासन को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य मानकर चल रहे हैं और पारदर्शी प्रशासन के लिए कई विशिष्ट उपाय किए गए हैं। इंटरनेट क्रांति इस दिशा में पहल करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार की सूचना कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। जनता को सेवा उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। खासकर भारत जैसे 100 करोड़ की जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश में ई प्रशासन को चाहिए कि वह तेजी से लोगों को सूचना उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सूचना का प्रवाह तेजी से हो। विचित्र परिदृश्य मैं कल्पना करता हूँ कि एक चुनावी परिदृश्य का जिसमें कोई उम्मीदवार किसी समय मतदान क्षेत्र से नामांकन भरेगा, पर तुरंत चुनाव अधिकार राष्ट्रीय नागरिक पहचान डाटाबेस के आधार पर उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी का सत्यापन कर लेगा। उसके संबंध में शैक्षणिक जानकारी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से मिल जाएगी। जिस लोगों के यह उसने काम किया है उन नियुक्तों को से उसकी रोजगार संबंधी जानकारी मिल जाएगी।
उसके आय और धन के स्रोत संबंधी जानकारी आयकर विभाग से मिल जाएगी। उसकी भूमि संबंधी जानकारी देश के विभिन्न भागों में फैले भूमि प्राधिकरण के पंजीकरण से मिल जाएगी। पुलिस के पास मौजूद अपराध रिकॉर्ड और न्यायिक प्रणाली से उससे विचार और व्यवहार की जानकारी मिल जाएगी। आवश्यक सूचनाएं संग्रहित करने और उचित समय पर बिना पूर्वाग्रह के प्रस्तुत करने वाली देश भर में राज्य और केंद्र सरकार की भी वेब सेवा डायरेक्टरी वेब सर्विसेज डायरेक्टरीज की मदद से चुनाव अधिकारी कंप्यूटर टर्मिनल से कुछ ही सेकंड में सारे विवरण प्राप्त कर लेगा। कृत्रिम बुद्धि युक्त सॉफ्टवेयर उम्मीदवार की विश्वसनीयता का विश्लेषण करता है और यह बताता है कि वह कितना सफल राजनीतिज्ञ होगा। देश के सुदूर भाग में बैठा हुआ चुनाव अधिकारी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में निर्णय लेता है और चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आभासी मतदान केंद्र के माध्यम से सभी मतदाता घर बैठे मतदान करते हैं। क्या यह एक सपना है? क्या ऐसा करना संभव है? यदि ऐसा संभव है तो हमारे पास ऐसी सुविधा कब होगी? क्या हम अपने 100 करोड़ नागरिकों को सुशासन दे सकते हैं? क्या ऐसा शासन तेजी से सुविधा उपलब्ध करवा सकेगा? क्या प्रशासन वास्तविक लेन देन और कल्पित लेन देन को भेद को समझ सकेगा? क्या किसी विशेष सेवा जांच सूची के आधार पर हेराफेरी के मामले में सरकार तत्काल कार्रवाई कर सकती है? क्या यह ई प्रशासन वैसी लागत पर चल सकता है जिससे हमारा देश वहन कर सके? यदि यह प्रणाली लागू होती है तो इसे सही अर्थों में ई प्रशासन माना जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय में भूत और वर्तमान का संगम होता है तथा इससे भविष्य झलकने लगता है। ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए राज्य और जिला प्रशासन, चुनाव आयोग, विश्वविद्यालय, बैंक, गृह, पुलिस विभाग, बीमा कंपनी जैसे विभिन्न सरकारी विभागों को जोड़ने वाली उच्च स्तरीय बैंडविड्थ संस्थानों में उदग्र एवं क्षैतिज ग्रिडों की स्थापना की आवश्यकता है ताकि तेजी से इन ग्रिडों से सूचना ली जा सके और इनमें सूचना उपलब्ध करवाई जा सके जिससे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ग्रामीण ग्रिड। मेरे मन में ग्राम पंचायतों में ग्राम ध्यान केंद्र की स्थापना का परिदृश्य है। ग्रामीण ध्यान संपन्न बनाने के साथ साथ यह उनके लिए ध्यान से जोड़ने वाले स्थानिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा प्रदान कराने, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज के समग्र ढांचे के अंतर्गत होगा। ग्राम ध्यान केंद्रों के किसान, मछुआरों, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी, बेरोजगार युवकों और छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अनिवार्य सूचना उपलब्ध करवानी होगी। उपलब्ध करवाई गई सूचना की स्थानीय प्रासंगिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों को सरल सूचना चाहिए, किंतु सूचना प्रणाली के संयोजकों के लिए अक्सर ऐसा करना कठिन होता है क्योंकि उन्हें आंकड़ों के स्तर पर उठाने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित अनुभवी लोगों को सूचना तैयार करने के लिए तैनात करना होगा, जो लोगों को मौसम का पूर्वानुमान, मौसम संबंधी जानकारी, मछली व्यापार संबंधी आंकड़े, कृषि और अन्य ग्रामीण उत्पादों से संबंधित जानकारी सरल भाषा में बता सके। ये आंकड़े आपस में जुड़े विभिन्न संस्थानों से प्राप्त होंगे और उनसे लोगों को उचित समय पर सेवा मिलेगी, किंतु सूचना के उपयोग करने वालों के अनुकूल नियमित रूप से दुरुस्त सूचना उपलब्ध करवाना सचमुच एक चुनौती होगी। ग्राम ध्यान केंद्र को जिन अन्य बातों पर ध्यान देना चाहिए वे है गांव में विकास कार्यों को लागू करने के लिए युवाओं का अधिकार संपन्न बनाना और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करना जिनसे व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। अतएव यह अनिवार्य है कि ये केंद्र उद्योग, बैंकिंग और विपणन संस्थाओं के बीच संपर्क स्थापित करते हुए लोगों को कौशल और ध्यान प्रदान करने में सक्षम हो। विभिन्न स्रोतों पर आधारित ध्यान के अधिक संपन्न ध्यान माना जाता है। विकसित राष्ट्र को लेकर साकार करना। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 7000 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। भारतीय भूभाग कई समुद्र तल के बराबर है तो कई समुद्र तल से 8600 मीटर ऊंचा है। भारत में कई समुद्र, पहाड़ी, पर्वत, मरुभूमि, द्वीप और घाटी है तो कई मैदानी इलाके हैं। देश की
100 करोड़ से अधिक जनसंख्या का 70% भाग 6 लाख गांवों में निवास करता है। भारत में प्राकृतिक संसाधन भरपूर है। देश की विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के कई देशों से टक्कर लेते हुए यह अपना वर्चस्व बनाए हुए है, किंतु ये सारी उपलब्धियां चितराई हुई है। इनके विषय में लोगों को जानकारी बहुत कम है। हमें प्रगति के लिए सामाजिक परिवर्तन और स्थायी विकास चाहिए। ये दोनों पहलू समय पर प्राप्त किए जा सकते सिर्फ ज्ञान संपन्न समाज के निर्माण से, जो पूरे राष्ट्र की सशक्त बनाएगा। एक ज्ञान संपन्न समाज के रूप में विकसित होने की क्षमता भारत के पास है। इस लक्ष्य की हासिल करने की चाबी भी है इलेक्ट्रॉनिक और ज्ञान की संयोजिता। लगभग 1 अरब लोगों को परस्पर जोड़ने के मार्ग में बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने के लिए हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। भाग समाप्त।